फ्रेंड्स, वेलकम टू द डीसीबी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर। और आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले अबाउट द प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो हम पढ़ रहे फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर ऑफ 12th एनसीईआरटी, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल देखा होगा तो उसमें हमने बात किया था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में, बराबर। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है यूनियन ऑफ टू गैमेट्स और इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा है इन द यूट्रस। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हमने देखा था जो मास ऑफ सेल है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कह रहे थे, उस ब्लास्टोसिस्ट में दो लेयर बन जाती है, एक आउटर लेयर जिसे हम कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट और एक इनर मास ऑफ सेल। ठीक है, एक क्या प्रेजेंट होता है, इनर मास ऑफ सेल। अब यहाँ पर प्रेगनेंसी जब कंसीव होनी होती है ना, तब होता क्या है, ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ये यूट्रीन वॉल के साथ, किसके साथ, यूट्रीन वॉल के साथ इंटरैक्ट करते। सो ये जो ट्रोपोब्लास्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है, ट्रोफोब्लास्ट वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द कोरोनियाइक सेल। ठीक है, कोरोनियाइक सेल एक विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीलिएटेड विलाई लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसे प्लासेंटल विलाई भी कहा जाता है। अब ये जो कोरोनियाक सेल जो है, जो ट्रोपोब्लास्ट की होती है, ये मर्ज करती है विद द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस। किसके साथ, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस। अब जब ये एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस के साथ मर्ज करेगी ना, तो सून आफ्टर, मतलब इमीडिएटली इस क्रॉनिक कोरोनोइक विलाई के इर्द गिर्द क्या होगा, यूट्रीन वॉल जो है, यूट्रीन सेल जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और मैटरनल ब्लड भी वहां पर आ जाएगा और वो इंटरडिजिटेड हो जाते, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते, कनेक्टेड हो जाते और वो एक ऐसा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बेबी को डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। वो है प्लासेंटा। क्या बनाता है वो, प्लासेंटा। प्लासेंटा जो है वो बेबी से कनेक्टेड होती है वाया एम्बिलिकल कॉर्ड। प्लासेंटा बेबी से कैसे कनेक्टेड रहेगी, एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से एक चीज समझ कर लेते हैं, प्लासेंटा थोड़ी डिफरेंट होती है और अम्बिलिकल कॉर्ड डिफरेंट होती है। प्लासेंटा ये ट्रोपोब्लास्टिक सेल जो है उसमें जो क्रॉनिक विलाई लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो कोरोनोइक विलाई जो होती है, वो कोरोनोइक विलाई जब एंडोमेट्रियम वॉल दैट इज यूटेरिन सेल ऑफ द मदर उसके साथ क्या करेगी, कवर हो जाएगी, मैटरनल ब्लड के साथ कनेक्टेड हो जाएगी, इंटरडिजिटेड हो जाएगी और एक फॉर्म स्ट्रक्चर बनाएगी, उसे हम प्लासेंटा कहते हैं। और उस प्लासेंटा से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं और वो अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अब प्लासेंटा का काम क्या है, प्लासेंटा का काम है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, प्लासेंटा का काम है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, ब्लड में के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स उस बेबी को ग्रो करने के लिए चाहिए, उस फॉइटस को ग्रो करने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें प्रोवाइड करना और उनसे वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करना, ये काम प्लासेंटा करती है। इतना ही नहीं, प्लासेंटा जो होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी बन जाती है, क्योंकि प्लासेंटा अलॉन्ग विद द प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, उसी के साथ साथ कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करती है, जैसे कि HCG दैट इज ह्यूमन कोरोनोइक गोनाडोट्रोफिन, जिसे हम HCG कहते हैं। फिर ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, जिसे हम HPL कहते हैं। उसके बाद में इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इन चार हार्मोन को सिक्रीट करने का काम किसका होता है, प्लासेंटा का। तो प्लासेंटा क्या करती है, प्लासेंटा सिक्रीट करती है HCG, HPL एंड इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। इसी के साथ साथ और एक हार्मोन है जो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, आफ्टर सर्टेन स्टेजेस, रिलैक्सिन सिक्रेट किया जाता है वाया ओवरी। ये ओवरी के थ्रू सिक्रेट होगा, ना कि प्लासेंटा के थ्रू। ये ओवरी सिक्रेट करती है किसे, रिलैक्सिन को। अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, इसे अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना कि ह्यूमन कोरोनोइक गोनाडोट्रोफिन और ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन दैट इज HCG, C small, that is
HCG एंड HPL, ये दोनों हार्मोन प्लस रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही ह्यूमन फीमेल के ब्लड में मिलेंगे या फीमेल बॉडी में मिलेंगे। बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी ये हमारे बॉडी में, हमारे मतलब मैं फीमेल हूँ ना इसलिए बोल रही हूँ, बिफोर प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी ये फीमेल बॉडी में नहीं मिलेंगे। यू आर गेटिंग दिस? समझ में आ गया? ओके। सो प्लासेंटा कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है फिर? ह्यूमन कोरोनोइक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। उसी के साथ साथ ओवरी जो है कुछ समय के बाद रिलैक्सिन को सिंथेसाइज करेगी या सीक्रेट करेगी। प्लासेंटा का काम क्या है? प्लासेंटा का काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना। प्लासेंटा का काम है हार्मोन्स को सीक्रेट करना। प्लासेंटा का काम है ग्रोइंग डेवलपिंग एम्ब्रियो को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, वाटर, सारी चीजें प्रोवाइड करना और उनसे वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करना। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है जो आपको बुक में भी नहीं दी गई, उससे समझ कर लो। मदर ब्लड और बेबीज ब्लड कभी भी कांटेक्ट में नहीं आता, डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी भी नहीं आता। उसके 3 रीजन है। पहला, अगर मदर ब्लड डायरेक्ट बेबी के ब्लड में कांटेक्ट आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं वेन ज्वाइन होनी चाहिए। अगर ये वेन ज्वाइन है या फिर ये एम्बिलिकल कॉर्ड डायरेक्टली ज्वाइन है, यहाँ पे कहीं पे ऐसे मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता? मदर के जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ज्यादा स्पीड में रहेगा एज कंपेयर टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो वो स्पीड उस बेबी के वेन सस्टेन नहीं कर पाएंगे और वो बस्ट हो सकती है। सेकेंड, मदर बॉडी का जो ब्लड है उसका जो ग्रुप है, आपको ब्लड ग्रुप तो पता ही होगा, ए ग्रुप, बी ग्रुप, बी प्लस, ए प्लस, ए बी प्लस, ओ प्लस वगैरह वगैरह। तो अगर मदर बॉडी का ब्लड ग्रुप अलग है और बेबी के ब्लड का ब्लड ग्रुप अलग है तो ऐसे समय क्या हो सकता है? अगर वो मिक्स हो रहा है तो वो हीमोग्लूटिनेशन कॉज कर सकता है, विच इज अगेन डेंजरस। एंड थर्ड सिनेरियो में अगर मदर को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा तो वो बेबी तक पहुंच सकता है। इस वजह से क्या किया जाता है? मदर ब्लड को बेबी के ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी भी आने नहीं दिया जाता। ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज प्लासेंटा, इसे याद रखिए। अब ये 4 हार्मोन में से, मतलब जो 5 हार्मोन हमने देखे, HCG, HPL, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इसमें से ये जो 3 हार्मोन है, कौन से HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मदर बॉडी में हमें दिखते हैं, बराबर। इसी के साथ साथ कुछ और हार्मोन भी है जिनकी लेवल सेवरल फोल्ड्स बढ़ जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ताकि मदर बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट उस लेवल पर पहुंच सके जिस लेवल पर वो एक ग्रोइंग बेबी को अपने अंदर फ्लरिश कर सके, प्रॉपरली ग्रो कर सके और हेल्दी इंडिविजुअल बना सके। तो वो कौन से हार्मोन है? उसमें आता है थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल। ठीक है, दीज आर द हार्मोन जो सेवरल फोल्ड्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी होता है इसमें, इनका भी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से ज्यादा ही प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है एंडोमेट्रियम वॉल के थिकनेस को मेंटेन रखना, बेबी को इम्प्लांटेड रखना, प्रेगनेंसी कंसीव्ड रहने देना। अदरवाइज आपने सुना होगा मिसकैरेज होता है 3rd या 5th मंथ में, तो वो अवॉइड होना, वो ना हो, इस वजह से प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन काम करते हैं। थायरॉक्सिन ये थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन है जो मेटाबॉलिज्म पर काम करता है। प्रोलैक्टिन ये आगे जाके मिल्क सिक्रीशन, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। कॉर्टिसोल ये बॉडी में मिनरल्स, कॉर्टिको मतलब जितने भी कॉर्टिसोल्स होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखने का काम करता है, कैल्शियम वगैरह को मेंटेन रखने का काम करता है। तो सारे हार्मोन्स सेवरल फोल्ड्स बढ़ जाते हैं ताकि वो डेवलपिंग बेबी को सारे न्यूट्रिशन सही तरीके से दे पाए, मदर बॉडी कैपेबल हो कि वो बेबी को ग्रो कर सके। इंटरेस्टिंग ना? तो ये हो गई बात किसकी? प्रेगनेंसी की, कि अब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। अब इस इमेज में आप देख सकते हो कि किस तरह से बेबी जो है वो ग्रो कर रहा है, प्लासेंटा प्रेजेंट है, उसके बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट है, यूट्रिन कैविटी प्रेजेंट है, योल्क सैक प्रेजेंट है, ऐसे मल्टीपल चीजें हमें यहाँ दिखती है। ये प्लग जो होता है ना, दिस प्लग इज इम्पॉर्टेंट। ये प्लग ड्यूरिंग द डिलीवरी रप्चर होता है, फिर वाटर लीकेज होगा और उसके बाद में बेबी ग्रो करेगा। ये जो एम्ब्रियोनिक या योल्क सैक होती है ना, ये योल्क सैक के अंदर, ये एम्ब्रियोनिक सैक के अंदर यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये फ्लूइड जो है एमनियोटिक फ्लूइड से नाम जाना जाता है। कौन से फ्लूइड नाम से? एमनियोटिक फ्लूइड। और ये फ्लूइड जो है वो मैकेनिकल इंजुरी से बेबी को बचाता है, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने में, वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में जो टेस्ट की जाती है, जैसे प्रेगा न्यूज़ वगैरह किट हमें मिलते हैं, तो वो HCG
दैट इज ह्यूमन कोरोनोइक गोनाडोट्रोफिन। इस हार्मोन के लेवल को चेक करता है। जैसे हमें पता है कि ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही फीमेल बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है, ना बिफोर दैट ना आफ्टर प्रेगनेंसी। इस वजह से उस किट में ये चेक किया जाता है कि यूरिन के अंदर वो हार्मोन प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने के इमीडिएट आफ्टर कोई टेस्ट करेगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि तब लेवल ऑफ द HCG ज़्यादा नहीं होती, शुरुआत हुई होती है। इन विद इन 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद 2 वीक के अंदर या 2 वीक में ब्लड में HCG का लेवल बढ़ जाता है, बट यूरिन में नहीं बढ़ता। यूरिन में बढ़ता है आफ्टर 4 to 8 वीक्स। इस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप हो जाने के 7 to 8 डेज बाद क्या किया जाता है, टेस्ट की जाती है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई या नहीं। ये कौन से चीज पर बेस्ड होता है, ह्यूमन क्रोनोइक गोनाडोट्रोफिन, इस हार्मोन पर बेस्ड है कि ये प्रेजेंट है या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही फीमेल बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर? अब सवाल ये अराइज होता है कि जैसे ह्यूमन में गैस्टेशन पीरियड 9 मंथ का है, वैसे बाकी के एनिमल में भी उतने ही मंथ्स का होता है क्या? गैस्टेशन पीरियड का मतलब होता है पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, यानी कंसीव होने से डिलीवर्ड होने तक का जो समय है उसे गैस्टेशन पीरियड कहा जा सकता है। एलिफेंट का गैस्टेशन पीरियड ये ऑलमोस्ट 2 years होता है, लाइक 21 to 22 months। स्क्विरल का गैस्टेशन पीरियड ये 15 दिन का ही होता है। ह्यूमन का 9 months होता है। और भी एनिमल का आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। सो अब ड्यूरिंग दिस गैस्टेशन पीरियड, क्योंकि ह्यूमन का गैस्टेशन पीरियड 9 month का है, हमने इसे डिवाइड किया हुआ है 3 ट्राइमेस्टर में। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 1 ट्राइमेस्टर इज मेड अप ऑफ 3 months। ट्राइमेस्टर 3 months से बना हुआ, तो 9 months को हम 3 इक्वल इसमें डिवाइड कर दे तो 3 ट्राइमेस्टर बन सकते हैं, जिसमें पहले मंथ में क्या ग्रो करेगा, हार्ट। तो बेबी का हार्ट का जो फंक्शनिंग होता है वो हम स्टेथोस्कोप से चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेबी की ग्रोथ सही से हो रही या नहीं हो रही है। समझ आया? तो अब फर्स्ट मंथ में हम क्या कह रहे हैं कि क्या डेवलप्ड हो जाएगा, हार्ट डेवलप्ड हो जाएगा। सेकेंड मंथ के एंड तक बेबी के लिम्स वगैरह ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ओके ओके। सो अब ये होता कैसे, शुरुआत कैसे होती उसे हम देखते हैं। अब क्या होता है, सब में पहले तो जैसे ही प्लासेंटा बन गई या ये कोरोनोइक विलाय बन गए, प्लासेंटा बन रही है, सारी चीजें घट रही है, इमीडिएट आफ्टर इम्प्लांटेशन जो इनर सेल मास होता है, देखो हमने क्या बोला था, एक आउटर सेल मास ट्रोपोप्लास्ट जो क्या कर रहे कोरोनोइक विलाय में कन्वर्ट हो गए और वो यूट्रिन सेल के साथ इंटरडिजिटेड होते एक फॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसे हम प्लासेंटा कहते हैं। फिर जो इनर सेल मास है उसका क्या होता है, इनर सेल मास जो होता है वो खुद को अरेंज करने लगते हैं इन द लेयर्स। तो जब ये खुद को लेयर्स में अरेंज करते हैं तो ये 3 लेयर्स में खुद को अरेंज करते हैं, ठीक है। कितने लेयर्स में अरेंज करेंगे खुद को, 3 लेयर्स में। तो हम वो 3 लेयर्स देखते हैं कौन से। सो द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एक्टोडम। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी रहेगी, एक्टोडम। मिडल लेयर जो होती है वो कौन सी रहेगी, मीजोडम। तो पहले एक्टोडम बनती है, फिर एंडोडम बनती है और उनके बीच में फिर मिडल लेयर बनती है जिसे हम कहते हैं मीजोडम, ठीक है, लाइक दिस। तो अभी सेल्स ने क्या किया, खुद को ऑर्गेनाइज कर लिया इनटू द एक्टोडम, एंडोडम एंड द मीजोडम। अब ये जो एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम है ना, यही आगे जाके सारे ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। यही क्या है, आगे जाके सारे किसको, ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन, एक्टोडम, एंडोडम एंड मीजोडम। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एक्टोडम से कौन से ऑर्गन बनेंगे, मीजोडम से कौन से ऑर्गन बनेंगे और एंडोडम से कौन से ऑर्गन बनेंगे। हम ये नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एंडोडम, एक्टोडम एंड मीजोडम बन गए और इनसे क्या बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे। अब आप यहाँ तक एक समझ कर लीजिए कि जब तक ये इनर सेल मास था ना, मतलब जब तक ये लेयर में पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुआ, तो ये इनर सेल मास जो होता है ये होता है स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब होता है ऐसे सेल जो सारे टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सके। देखो ह्यूमन में 220 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हेपेटिक सेल, रीनल सेल, कार्डियक सेल, न्यूरल सेल वगैरह वगैरह। ऐसे 220 प्रकार के सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। इस स्टेम सेल में एबिलिटी होती है कि वो हर टाइप के सेल में क्या हो सके, डिवाइड हो सके। इस लेवल को याद रखना, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट लेवल मतलब इनर सेल मास की लेवल और जर्म लेयर फॉर्मेशन, इसे हम गैस्ट्रुला भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जर्म लेयर फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये लेवल जो है, ये लेवल
ट्विन्स के सेगमेंट में हमें फिर से काम आएगी। ठीक है, तब क्या हुआ, इनर सेल मास ने लेयर में खुद को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने 3 लेयर बना दिए। ह्यूमन की हम बात करें तो हम ट्रिप्लोब्लास्टी के 3 लेयर बन गए, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ओके, उसके बाद में क्या होगा, हमारा गैस्टेशन पीरियड अभी मैंने बताया आपको कि 9 मंथ्स का होता है। तो पहले मंथ के एंड तक हमें हार्ट डेवलपमेंट दिखती है। स्टेथोस्कोप से क्या कर सकते हैं, वो हार्ट की जो पंपिंग है, मतलब जो रेट है, वो स्टडी की करके देख सकते हैं कि बेबी जो है वो हेल्दी है या नहीं, प्रॉपर है या नहीं। सेकेंड मंथ के एंड तक क्या होता है, बेबी को लिम्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, या लिम्स डिजिट्स बन जाते हैं। लिम्स यानी हैंड्स एंड लेग्स, 4 लिम्स, हिंड लिम्स एंड डिजिट्स बन जाते हैं। फर्स्ट मंथ हो गया, सेकेंड मंथ हो गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक ऑर्गन्स जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, सारी ऑर्गन सिस्टम लगभग बन जाती है। फिफ्थ मंथ के एंड तक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है एंड हेड के हेयर्स, मतलब हेड हेयर्स जो है वो बनते हैं। ऐसे ही 9th मंथ के एंड तक बेबी पूरी तरह से फुल्ली ग्रोन हो जाता है एंड रेडी हो जाता है टू गेट डिलीवर। समझ में आया? तो डेवलपमेंट कैसे होगी, पहले हार्ट बनेगा, उसके बाद में लिम्स वगैरह बनेंगे, फिर लगभग सारी ऑर्गन सिस्टम्स बन जाती है, उसके बाद में हेयर्स आते हैं, हमें आई लैशेस दिखते हैं, एब्रोज दिखते हैं, फेशियल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक फेशियल स्ट्रक्चर वगैरह सब अच्छे से दिखाई देता है। फिर वो डेवलप करते हैं, सब डेवलपमेंट हो जाने के बाद बेबी रेडी हो जाता है टू गेट डिलीवर आफ्टर द 9 मंथ्स। समझ में आ गया? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस वीडियो ट्यूटोरियल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक को हमने डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट ऐसे हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया जिस पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसे अच्छे से स्टडी कीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हर जेन्युइन डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सही लगा, समझ आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए विद डीसीपी बायोलॉजी। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। इन लेयर्स को भूलना मत और कमेंट सेक्शन में डालना जरूर कि कौन से लेयर से कौन से ऑर्गन्स बनते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।